आज हम आप लोगों को गोबर गैस व गोबर गैस संयंत्र के बारे में बताएंगे, अर्थात बायोगैस एंड बायोगैस प्लांट के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गोबर, फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, सब्जियों के अवशिष्ट जैसे विविध पादप तथा वहितमल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस या जैव गैस निकलती है। चूंकि इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाला अधिकांशतः गोबर ही है, यानी ज्यादा से ज्यादा कच्चा पदार्थ गोबर ही है, इसीलिए इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। इस परिभाषा का अर्थ है जो गोबर है वो प्लस फसल के कटने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, चाहे वो फल हो, फूल हो, पत्तियां हो आदि, और जो सब्जियों के अपशिष्ट होते हैं, सब्जियों के अपशिष्ट जैसे सब्जी वाली फसलों में जो पत्तियां होती हैं, फल होते हैं, खराब हो जाते हैं, सब्जियां आदि बहुत सारी खराब हो जाती हैं वो, तथा वहितमल, वहितमल जो मनुष्य वाला होता है, तो आदि की सहायता से एक विशेष संयंत्र से जैव गैस बनाई जाती है। यानी आदि को मिला करके एक विशेष संयंत्र के माध्यम से जैव गैस बनाते हैं और उसी जैव गैस को अंग्रेजी में बायोगैस कहा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे पदार्थ गोबर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जो कच्चा पदार्थ गोबर होता है वो सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। और बता दें आपको कि बायोगैस प्लांट ऐसा बनाया जाता है या इस तरीके का बनाया जाता है कि उसमें ऑक्सीजन ना जा पाए, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही गोबर, फसल के अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट आदि सड़ते हैं और उससे गैस बनती है। चलिए अब इसकी संरचना को समझ लेते हैं। तो इस संयंत्र में ईंटों से बनी एक गुंबद जैसी संरचना होती है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये ईंटों से बनाया जाता है, गुंबद जैसी संरचना होती है। जैव गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल होता है। जो जैव गैस बनाया जाता है तो इसमें मिश्रण जो टंकी है, मिश्रण टंकी में क्या क्या है, तो गोबर है, यानी गोबर का गाढ़ा घोल, जिसे क्या कहा जाता है, करदम कहा जाता है, स्लरी कहते हैं, करदम या स्लरी बोला जाता है। अब जब गोबर का गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है करदम में, स्लरी में, तो उसे संपाचित्र में डाल देते हैं या डाइजेस्टर में डाल देते हैं। और संपाचित्र अथवा डाइजेस्टर के चारों ओर से एक बंद कक्ष होता है, यानी जो संपाचित्र है या डाइजेस्टर है ये चारों तरफ से बंद कक्ष होता है, कहीं भी खुला नहीं होता है, ताकि उसमें ऑक्सीजन ना जा पाए, O2 ना जा पाए। अवायवीय सूक्ष्म जीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, गोबर की स्लरी के जटिल यौगिकों को अपघटन कर देते हैं। यानी जब उसमें डाल देते हैं तो क्या होता है कि जो अवायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे सूक्ष्म जीव उसमें पैदा हो जाते हैं। और पैदा होने पर जो स्लरी हमने डाला है गोबर की संपाचित्र में या डाइजेस्टर में, वो क्या करते हैं कि स्लरी के जटिल यौगिकों का अपघटन करने लगते हैं। जो जटिल यौगिक होते हैं उनका अपघटन करने लगते हैं, उनको तोड़ने लगते हैं। अपघटन प्रक्रम पूरा होने तथा इसके फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होने में कुछ दिन लगते हैं। यानी ये जो अपघटन प्रक्रिया होती है ये कुछ दिनों तक चलती रहती है। कुछ दिनों के चलने के बाद इसमें से जब अपघटन प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसें निकलती हैं इसमें से। तो जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी गैस टंकी से संचित किया जाता है। और जो संपाचित्र या डाइजेस्टर के ऊपर ये टंकी बनी हुई है, इस टंकी से इसको संचित कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। करते क्या है कि जो जैव गैस बन चुकी है, जो बायोगैस बन चुकी है गैस टंकी में, तो उसका उपयोग करना है। उपयोग करने के लिए जो निर्गम गैस द्वार है या गैस निर्गम द्वार है, इसके द्वारा पाइप जोड़ करके बाहर की ओर निकाल लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के इसकी संरचना में है कि इस संयंत्र में डाइजेस्टर चारों ओर से बंद कक्ष होता है जो संपाचित्र होता है और उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाती है। और गोबर तथा जल का गाढ़ा घोल जो होता है वो पहले सबसे पहले करदम में डाला जाता है या स्लरी में डाला जाता है, और डालने के बाद उसको क्या करते हैं, संपाचित्र में नीचे की ओर डाल देते हैं। और फिर उसमें अवायवीय सूक्ष्म जीव जो होते हैं, यानी जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो उसी में पैदा हो जाते हैं। और कुछ ही दिनों में ये अवायवीय सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि जो गोबर में जटिल यौगिक थे उनका अपघटन कर देते हैं। अपघटन करने से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें बनती हैं और इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। यानी जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, उत्तम ईंधन कहा जाता है। ये गैस जब जलती है तो धुआं नहीं उत्पन्न करती है। जो जैव गैस है जब जलती है तो ये धुआं उत्पन्न किए बिना ही जलती है।
और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इसमें राख जैसा कोई अपशिष्ट भी शेष नहीं बचता है, यानी जो राख अपशिष्ट पदार्थ बचता है लकड़ी वगैरह जलने पर तो वो इसमें नहीं बचता है बिल्कुल, इसीलिए इसको सर्वोत्तम ईंधन माना गया है। इसीलिए बायोगैस का उपयोग घरों में खाना बनाने में किया जाता है। जैव गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है। सिंचाई करने के लिए पानी सींचने वाले पंप सेटों के इंजन चलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के चूंकि इसका तापन उच्च होता है, यानी तापन क्षमता उच्च होती है और सर्वोत्तम ईंधन होता है, इसलिए इसका उपयोग घरों में खाना बनाने में भी करते हैं, प्रकाश को करने भी किया जाता है, यानी प्रकाश जलाने में भी किया जाता है, सिंचाई करने में भी किया जाता है, इंजन वगैरह चलाने में। तो इन जगहों पर इसका उपयोग होता है। और जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को समय समय पर संयंत्र से बाहर निकालते रहते हैं। इस स्लरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, अतः यह एक उत्तम खाद के रूप में भी उपयोग में आती है। कहने का मतलब ये है कि जो संयंत्र होता है, बायोगैस जो प्लांट होता है, इसमें शेष जो स्लरी बची होती है, यानी जो गैस निकल गई इसके बाद जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ बचता है, तो इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये खाद का भी काम करती है, यानी एक उत्तम जैविक खाद मिल जाती है आपको।